सभी को वॉइस क्लियर है और चार्ट शो कर रहा है। एक बार और मैसेज कर दीजिए। ठीक है, इसी वजह से आज थोड़ा लेट भी हुआ है सेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मैं चार्ट आईक्यू के चार्ट पे ही क्लास कर रहा हूँ। हालांकि धन को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट अभी यहाँ पर ओपन नहीं है। चलिए बात करते हैं। बेसिकली क्या, बैंक निफ्टी पे चलते हैं। यही प्रॉब्लम चल रहा है सारे डीमेट आज, और कल भी यही प्रॉब्लम चल रहा था। कोई भी डीमेट मैं ओपन कर रहा हूँ, आज धन ने तो लाइव ट्रेडिंग में सही काम किया है। अभी लैग कर रहा है। जीरोधा तो पूरे दिन लैग किया है, पूरे दिन चार्ट अपडेट ही नहीं किए हैं किसी ने। एडलविसिस भी चार्ट अपडेट नहीं कर रहा था। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट अपडेट हो रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक सेकंड वेट कीजिएगा, ठीक है। दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ, थोड़ा समय दीजिए। अगर ट्रेडिंग व्यू से हो सकता है तो मैं वहाँ पर चलिए ठीक है, ट्रेडिंग व्यू काम कर रहा है। सोच रहा हूँ चार्ट भी बड़ा कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, वॉइस क्लियर है और चार्ट शो कर रहा है। अब बैंक निफ्टी के चार्ट भी चल रहे हैं, सारे चार्ट अपडेट कर रहे हैं। केवल आज ट्रेडिंग व्यू ही है जो काम कर रहा है, बाकी कोई भी चीज़ है ज़्यादा काम नहीं कर रही। मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइंस को हटा देता हूँ। चार्ट आपको थोड़ा क्लियर शो होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब अर्ली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और चार्ट को देखते हैं। प्राइस पे बेसिकली मैं थोड़ी देर बात करूंगा क्योंकि लाइव मार्केट है तो कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को समझने की कि प्राइस काम कैसे कर रहा है। नेक्स्ट प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था बताइए। लगता है कुछ लोग ज्वाइन भी नहीं हो पाए हैं, आज कुछ प्रॉब्लम ही है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर प्राइस कुछ इस तरह का कोई संभावना करता है, इस तरह का कोई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस यहाँ पे रुकता है, नीचे आता है, दोबारा वहीं आके कंसोलिडेशन, ठीक है, अगेन उसी जोन में आके कंसोलिडेशन करता है, तो हम लोग वेट करेंगे किसका, ये हाई ब्रेक होने का। और हाई ब्रेक होंगे तो हम लोग ट्रेड लेंगे। अब देखिएगा थोड़ा सा मैं चीज़ों को और अच्छे से आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। समझिएगा, आप थोड़ा साथ देंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। बेसिकली ये है क्या, ट्रैप जोन है। ट्रैप जोन किसके लिए, सेलर्स के लिए। किन सेलर्स के लिए, अगर होता है तो, अभी हुआ नहीं है, हालांकि मैंने रिस्क लिया हुआ है, मेरी पोजीशंस ऑन है, मैंने तो आपको एक बार क्विट भी कराया है पोजीशन। मैं जब तक रिस्क, जितना मैंने सोच लिया है, जितना मैंने रिस्क को डिफाइन कर दिया है, उतना मैं रिस्क लेकर जाऊंगा। और मैं ऐसा क्यों करता हूं वो भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने आपको एक ऑप्शन आज सेल करने के लिए दिया होगा, ये 41,300 का पुट सेल करने को दिया होगा। बेसिकली क्यों दिया है, कारण क्या है, कारण मात्र इतना सा है, मैं कई बार ट्रेड को ब्रेकआउट से पहले अर्ली ब्रेकआउट ट्रेड करने की कोशिश करता हूं। क्यों, मैं सिर्फ प्राइस पर बिलीव करता हूं। और प्राइस कैसे हमको शो करता है कि मैं क्या करने वाला हूं और मैं किस चीज़ पे बिड कर रहा हूं, वो समझना चाहिए। अगर मैं प्रॉपर रिस्क ले रहा हूं, देखिए अगर ये ब्रेकआउट होता है तो कहीं ना कहीं, कितना भी हम लोग सेफ जाए, अगर 41,500 के ऊपर भी बाजार जाएगा तो अगर आपके 95% सही होने की संभावना है तो कभी कभार तो ये पैटर्न फेल भी करता है।
ऐसा तो है नहीं आप 100 बार ट्रेड करेंगे और 100 बार सही होंगे। हाँ, ये बात अलग है, 100 में 95 बार 96 बार आप सही होंगे, लेकिन जब 4 बार आप गलत होंगे तो उसको उन 4 ट्रेड्स का भी आपको एक अपनी गलती मानने लायक एक स्टॉप लॉस रखना होगा। वो किसी भी जोन के नीचे हो सकता है, इस जोन के नीचे या इस जोन के नीचे, रखना तो होगा ना। तो मैं उस स्टॉप लॉस को पहले ही ले लेता हूँ। क्यों? प्राइस को देखकर। और प्राइस ही एक ऐसा मात्र टूल है जो आपको इंडिकेट करता है कि प्राइस और कितना ट्रैवल कर सकता है और किस साइड में। बिल्कुल आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा इस बात को। मैं लगभग 20 से 25 मिनट ले सकता हूँ, हो सकता है उससे ज़्यादा समय ले लूँ, सिर्फ मात्र आज के प्राइस को समझाने के लिए। क्योंकि जो आप लाइव ट्रेडिंग से सीखते हैं, आपका हालांकि क्लास पेंडिंग है, प्रीवियस क्लासेस कौन से, जो पुट साइड से आपने लॉन्ग करना सीखा है, उसी तरह का मैंने आपको आज ट्रेड दिया था। 41,300 का पुट सेल था और एक मुझे लगता है 40,600 का पुट बाई था, इसी तरह से रहा होगा। मैंने उसमें लिख कर दिया सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स लीजिए। फिर उसके बाद भी जब मुझे मैसेज आने लगे ना कि डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, क्या निकलना है, तो मैंने कहा जिनको बुक करना है करके निकल जाइए, क्या ही मतलब। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अभी मैं एट द मनी, आज तो एट द मनी भी नहीं, जब मैंने आपको सेल कराया तो बाजार का भाव अभी 41,307 क्लोजिंग है। जब मैंने आपको ट्रेड एग्जीक्यूट कराया 41,250 के आसपास था बाजार। 50 पॉइंट ITM कॉल मैंने आपको सेल कराया। अगर आप सही से ये करेंगे ट्रेड्स, तो आने वाले समय में मैं आपको डीप ITM सेल कराऊंगा। मैं सेलिंग में आपको उस स्तर तक ले जाना चाहता हूं जहां आप सेलिंग बाइंग की तरह कर सकें। बेसिकली लास्ट क्लास में आपने क्या समझा बताइए? आपने समझा जब आप आउट द मनी सेल करते हैं तो आपके लिमिटेड प्रॉफिट्स हैं, क्योंकि वहां पे प्रीमियम ही लिमिटेड है। अगर मैं अभी एक पुट सेल करने जाऊं 41,800 का जो हम लोग सोच रहे थे, तो प्रीमियम लिमिटेड है। मैक्स प्रॉफिट क्या होगा? जितना 40,800 में प्रीमियम होगा। 40,000 का मैं 41,000 का पुट सेल करना चाहता हूं, मान लीजिए। ये आ गया 202 रुपए। अब आप मुझसे पूछिए इसमें मैक्स प्रॉफिट क्या है, तो 202 रुपए है। 202 पॉइंट से ही मैक्स प्रॉफिट होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है क्या? नहीं। बाजार भले यहाँ से 1,000 पॉइंट अपसाइड चला जाए तो भी प्रॉफिट कितना होगा? 202 पॉइंट ही। अब इसकी जगह अगर मैं आपको इस कंडीशन तक ले आऊँ, देखिए सबसे ज़्यादा सेलर के फेवर में क्या है वो आने वाली क्लासेस में आप समझेंगे। प्रीमियम का डिक्लाइन होना। अगर आप किसी पोजीशन को सेल करते हैं तो आप जो प्रीमियम डिके का सौदा है ना, बायर क्या करता है, जब तक प्राइस एक जगह पर खड़ा है, जैसे आप अभी 40,300 भाव है, 41,300, आप 41,400 का कॉल बाई कर लीजिए। बृहस्पतिवार को एक्सपायरी के दिन 3:30 बजे तक एक कंडीशन सोचिए कि 307 पे ही बाजार बना रहे, ना एक पॉइंट नीचे आए ना एक पॉइंट ऊपर जाए। अभी जो LTP है वही LTP बना रहे एक्सपायरी के दिन तक। तो 41,400 में जो भी प्रीमियम होगा, कितना प्रीमियम है देख लेते हैं। 297। ये जितना भी प्रीमियम है 297, ये जीरो हो जाएगा। कितने ट्रेडिंग सेशन है बताइए? मिला जुलाकर 3 ट्रेडिंग सेशन। 3 दिन में अगर 297 पॉइंट को डिके होना है, जीरो होने का मतलब क्या है? प्रीमियम गलता जा रहा है, कम होता जा रहा है, डिके होता जा रहा है, थीटा डिके है। तो ये जो जीरो की तरफ बढ़ रहा है, अगर 3 दिन में 300 पॉइंट गिरना है तो एक दिन में 100 पॉइंट का डिके है। मान लेते हैं कल ट्यूसडे को सुबह आप ये पोजीशन एग्जीक्यूट करते हैं और बाजार एक रेंज बना ले, कौन सा? 41,300 और 41,400, बस इसी जोन में घूमता रह जाए, तो ये 100 पॉइंट फिर भी डिके होगा। एवरेज 100 नहीं होगा, 60 तो होगा ना। ये बायर के फेवर में नहीं है कि प्राइस वहीं खड़ा है फिर भी आप लॉस में जा रहे होंगे। प्राइस वहीं पे रुका है, बाजार तो डाउन नहीं आ रहा है, आपके प्रीमियम डाउन आ रहा है। तो सेलर इस तरह से बनिए कि बाइंग की तरह हो, तो आप डीप ITM सेल करेंगे। जैसे आज का पोजीशन 41,300 लगभग ATM था, केवल 50 पॉइंट्स ITM था। लेकिन मैं आपको तभी ये सब चीज़ें करा पाऊंगा आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में जब आप इनको बेहतर तरह से ट्रेड करेंगे। फिर आप वही काम करेंगे कि थोड़ा सा बाजार डाउन एंड अप कर रहा है, आप वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए मैं कितनी कंडीशन से आपको ये बात समझा सकता हूँ कि बाजार क्या करने की कोशिश कर रहा है। देखिएगा मूविंग एवरेज, इसके बाद मैं प्राइस पे आऊँगा।
लेंथ को चेंज कीजिए 20, क्या है 20 एंड 200, आगे बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। क्या है 20 एंड 200, बेसिक भाव 200 के औसत के ऊपर चल रहा है आवली टाइम फ्रेम पर। अगर 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर कोई भाव चल रहा है तो बाई ऑन डिप पर है। बाई ऑन डिप कैसे? गिरने के बाद जब दोबारा रिवर्स करेगा, गिरावट के बाद जब दोबारा से घुमाव आएगा और 20 के ऊपर आएगा तो हम लोग बाई की कोशिश करेंगे। एसएल प्रीवियस स्विंग लो, बेसिक ट्रेड है ये। तो जब भी इस तरह से ट्रेड करते हैं, रिवर्सल पे ट्रेड करते हैं। एसएल प्रीवियस स्विंग लो, जहां से घुमाव आया है वो हम लोगों का स्टॉप लॉस है, और 20 के औसत के ऊपर आ गया है तो हम लोग लॉन्ग दोबारा करेंगे। बाई ऑन डिप पर है, एक गिरावट के बाद हम लोग खरीदने का भाव ढूंढते हैं बाई ऑन डिप। आसान है समझना। तो जब भी हम लोग बाई ऑन डिप खोज रहे हैं तो प्राइस ने क्या किया बेसिकली बताइए? प्राइस मूव करके आया और दोबारा से वहीं आ गया है, जहां से गिरा था वहीं दोबारा आ गया है। तो सेलर्स 20 के औसत के नीचे जिन लोगों ने सेल करने की कोशिश की है, बेसिकली सभी लोग ट्रैप कर दिए गए हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। कब तक कंफर्मेशन नहीं होगा? जब तक जहां से गिरावट आई थी वो हाई ब्रेक नहीं होता। क्या कह रहा हूं? जहां से गिरावट की शुरुआत हुई थी वो हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक कंफर्मेशन नहीं होता है। तो कंफर्मेशन का सिचुएशन क्या है? ये हाई जो है ये ब्रेक होने चाहिए। कौन से हाई? ये वाले भाई, ये हाई ब्रेक होने चाहिए। तो समझ लेंगे कि कंफर्मेशन है कि प्राइस ने सेलर्स को ट्रैप किया है, और हम लोग इस ब्रेकआउट की कोशिश में हैं कि कभी भी ब्रेकआउट होगा, वेट कर रहे हैं। तो हम लोग कुछ लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, पोजिशनल ऊपर की तरफ कोई पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे जो पोजिशनल होगी कि 2-3 दिन होल्ड किया जाए और अच्छा प्रॉफिट लिया जाए, इस तरह से। पहली चीज, मूविंग एवरेज से समझ में आया कि किस तरह से इसको ट्रेड किया गया। अब आप लोग इस कैंडल में डर गए, ये आवली कैंडल जो नीचे की तरफ रिवर्सल आया, यहाँ पे आप लोग फियर, कल को हो सकता है ये लो टेस्ट कर जाए। एक मैसेज मैंने आपको और दिया, क्या? अगर कभी भी भाव, लगभग शाम के समय मिला होगा, अभिषेक सर ने किया होगा, मैंने तो सिर्फ उनसे कहा ही था, ये प्रीवियस डे हाई है। क्या है? लगभग ये 41,485 का भाव है। आज मैं सारे प्राइजेस आपको सही से नहीं शो कर पाऊंगा, आने वाली क्लासेस में ज़रूर करूंगा। और मैं भी धीरे धीरे, अगर ये मैक एक्विक क्लासेस नहीं करता हूँ ना, तो मेरा प्रैक्टिस जा रहा है इस तरह से कि मैं जब भी बाहर होऊंगा तो आप लोगों को सेशंस नहीं दे पाता हूँ। तो धीरे धीरे मेरा भी यूजुअल होगा, यूज टू होऊंगा इन सारी चीज़ों के, तो बेहतर कर पाऊंगा। तो थोड़ा सब आप लोग भी साथ दीजिएगा इस चीज़ों में। अब मैं 20 मूविंग एवरेज को पहले हटा दूँ, जो आपको देखना था वो आपने देख लिया। ये है प्रीवियस डे हाई, एक सेकंड, ये है प्रीवियस डे हाई, ठीक है। ये मैंने एक मैसेज दिया कि अगर आज का भाव क्लोजिंग टाइम पर आते हुए प्रीवियस डे हाई के जोन में क्लोज करता है, अब जोन कैसे मान सकते हैं कि कल का जो हाई है, कल का हाई कैसे, कि कल बाजार खुला है मान लेते हैं 40,800 पे, और चल कर गया है 41,500 तक, फिर गिर के जब बंद हुआ है तो 41,200 या 100 पे हुआ, तो कल का हाई क्या हो गया? 41,500। इस तरह से जो भी पिछले दिन का हाई है, प्रीवियस डे हाई है, नेक्स्ट डे आज के दिन 41,200 पे बाजार दोबारा खुलता है मान लेते हैं, थोड़ा बहुत गिरावट के बाद जब क्लोजिंग का समय आता है तो 41,500 के आसपास, 41,450, 475, 520, 550, इस तरह से अगर क्लोज करता है तो थ्योरी क्या कहती है, जो आप लोगों को बताया जाए वो किस तरह से है कि आज का जो हाई लो बना है, आज का लो क्या बना है? ये बना है 41,100। नेक्स्ट डे, अब कल के ट्रेडिंग सेशन के दिन प्रीवियस डे लो को ब्रेक करना बाजार के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो बेसिकली आप क्या ट्रेड कर सकते थे? 41,100 को सेल कर सकते थे। हालांकि आज ये ट्रेड इनिशिएट ही नहीं हो पाया क्योंकि बाजार 41,300 पे क्लोज किया है और ये हाई क्या है 41,485। तो लगभग 150-180 पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। 70 से 50 पॉइंट का डिफरेंस चलता है कि जैसे कल का हाई 41,485 है और आज का भाव 41,420-430 भी क्लोज करता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि हाई के जोन में क्लोज हुआ है।
आसपास ही क्लोज हुआ है, लेकिन ये काफ़ी डिफरेंस है, तो ये रिस्की बैट हो सकता था। करने को कर सकते थे, थोड़ा रिस्क लेना चाहे तो ले सकते हैं। हालांकि आज का जो आपका एसएल है, ये ट्रेड जो है 41,300 का पुट, इसका स्टॉप लॉस भी यही लो है। क्यों रिस्क लिया गया है वो समझते हैं। चलिए, पहली चीज तो देख ली ना कि 20 मूविंग एवरेज जो है वो फेवर में है कि बाइंग आ सकती है। दूसरा, पैटर्न फेवर में है। क्या पैटर्न फेवर में है समझिए, एक जगह पर कंसोलिडेशन, ठहराव, सेलिंग, मतलब जितनी देर प्राइस ठहरा है यहां पर बिकवाली की गई होगी, इस वजह से सेलिंग आती है। लेकिन इस सेलिंग को नकार दिया गया आज के प्राइस में। क्या किया गया? गैप अप कराया गया यहां पर और दोबारा से वही कंसोलिडेशन। अब बताइए, अगर ये सेलिंग थी तो क्या इतनी जल्दी कोई बायर एंटर कर सकता था? नहीं। इतनी जल्दी इस सेलर को, अगर सेलर यहां पे सेल कर रहा था और बायर को बेसिकली खरीदारी ही करनी थी, अगर सेलर यहां पे प्रीवियस डे, पिछले दिनों जब ये प्राइस यहां पर रुका, सेलिंग कर रहा था और बायर को इसी जोन में अगर खरीदारी करनी थी तो पहले ही करके निकल लिया होता। पहले ही करके प्राइस में डिमांड क्रिएट करता और प्राइस को अपसाइड ले जाने की कोशिश करता। और अगर ये रियल सेलिंग थी तो प्राइस दोबारा यहां आता ही नहीं। तो बेसिकली हुआ क्या है, ये रियल खरीदारी की गई होगी। और प्राइस में ज़्यादा खरीदारी जब होती है तो सबसे पहले किसी का पैसा भी जाना चाहिए, तो किसका जाएगा? रिटेलर्स का। तो आपको शो किया गया कि सेलिंग एग्जीक्यूट की गई है इस जोन में। आप जैसे ही शॉर्ट करते हैं, प्राइस दोबारा से कवर करता है और उसी जोन में आ जाता है। अब ये वैलिड ब्रेकआउट कब मानेंगे? जब ये हाई ब्रेक होंगे, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। ये हाई जब ब्रेक होंगे 41,500 के आसपास के, 520 एक हाई है, तो हम लोग वैलिड ब्रेकआउट मांगे। मैं ये बात कल के ट्रेडिंग सेशन में भी कह रहा था कि 41,500 के ऊपर हम लोग लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। फिर मैंने आज के दिन आपको 41,300 सेल कराया ही क्यों? कारण क्या रहा? ये सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी भी इसमें एसएल जा सकता है। 490 का प्रीमियम जो है उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आया तो एसएल है। रिस्क मैंने लिया है, रिस्क लिख कर दिया है। अगर रिस्क नहीं लेता, लिख कर नहीं देता, तो रिस्क नहीं होता। जैसे मैंने आपको रिलायंस में लिख कर नहीं दिया, एचडीएफसी की कैश कॉल में लिख कर नहीं दिया, रामको सीमेंट, अगर किसी को याद हो, मुझे लगता है प्रीवियस वीक ही मैंने कहा होगा, रामको सीमेंट 680 के एसएल के साथ 707 से लॉन्ग कराया था। अभी तक वो अपसाइड के लिए, आज का हाई मुझे लगता है 725 या कुछ ऐसा रहा होगा, और उसके टारगेट तो लॉन्ग है। तो एसएल नहीं जाएगा, जब तक एसएल नहीं गया है सेफ है, और ट्रेड बड़ा टारगेट देखी जाएगी। यहाँ पे आप जील देख रहे हैं, ये एक बड़ी बाइंग में दिख रहा है। अभी मैं इसके चार्ट पे भी बात करूंगा अगर समय मिला तो। अब आना चाहिए आपको छोटे टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट पे। प्राइस में बड़ी प्रॉब्लम है आज के दिन। आज लगता है ये कल से प्रॉब्लम चल रहा है। कल संडे था, कल की मॉर्निंग से ये प्रॉब्लम है सारी। देखिए, प्रीवियस चार्ट ही नहीं अपडेट करेगा, सिर्फ एक कैंडल को अपडेट करेगा, प्रीवियस चार्ट ही नहीं अपडेट करेगा। एक सेकंड, मैं दोबारा से आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन, ठीक है? 1 मिनट वेट कीजिएगा। चलिए ठीक है, उम्मीद है सभी को स्क्रीन शो कर रहा होगा। देखिए कहाँ चलता हूँ, 5 मिनट के चार्ट में, ठीक है?
अब आज की प्राइस को ज़रा अच्छे से एनालाइज कीजिए। फिर से सेटिंग्स में जाके मैं थोड़ा सा दोबारा से बैकग्राउंड को चेंज कर देता हूँ, जिससे आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस करना ही बंद कर दें। देखिए कल के प्राइस के साथ ही देखेंगे। छोटा टाइम फ्रेम मैंने क्यों लगाया? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, मतलब एक दिन का भाव तो मैं डेली टाइम फ्रेम मतलब एक कैंडल के भाव में भी देख सकता हूँ कितना उतार चढ़ाव हुआ है। आवरली टाइम लगाऊंगा तो 7 कैंडल्स मुझे मिलेंगी, मतलब 7 घंटे का भाव लगभग मुझे 6.5-7 घंटे का भाव दिखेगा। वहाँ भी मैं देख सकता हूँ क्या हुआ है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं इनसाइड ऑफ प्राइस एक्शन देखना चाहता हूँ। प्राइस एक्शन के अंदर क्या क्या हुआ है, बड़े भाव के अंदर भाव किस तरह से ट्रैवल किया है वो देखना चाहता हूँ। जैसे 1 घंटे की कैंडल मुझे दिखाएगी ओपन हाई लो क्लोज, मतलब भाव 1 घंटे में ओपन कहाँ पर हुआ, खुला कहाँ पर पिछले घंटे। 11:15 पे देख रहा हूँ तो 11:15 पे खुला कहाँ, 12:15 तक हाई क्या बनाया, लो क्या बनाया और बंद कहाँ तक हुआ। तो इतनी चीज़ें देख सकता हूँ। लेकिन बीच में उस प्राइस के इनसाइड में क्या हुआ है, उस ओपन और क्लोज के बीच में प्राइस ने किया क्या क्या है, अगर मैं वो देखना चाहता हूँ तो मुझे उस 1 घंटे के भाव को तोड़ना पड़ेगा। कैसे? 5-5 मिनट के भाव में 5-5 मिनट की कैंडल्स को देखना होगा। तो ही संभव है कि मैं उस 1 घंटे के भाव को 12 भाग में बांट देता हूँ, 12 कैंडल्स में डिवाइड कर देता हूँ। इस तरह से अगर मैं आज के पूरे दिन के भाव को देखना चाहता हूँ तो मुझे 6-6.5 घंटे के जो भी प्राइस ने किया है उसको 5-5 मिनट के कैंडल्स में डिवाइड कर देना होगा। हर 5 मिनट में एक नया कैंडल अपडेट किया गया हो। तो इससे क्या होगा, मैं भाव को बहुत अच्छे से देख पाऊंगा। और अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं तो मुझे छोटे छोटे भाव को ही देखना आना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं कैसे। देखिए यहां पे एक चीज एनालाइज कीजिएगा, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन से चलेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। डॉट ही लेते हैं। प्रीवियस डे एक ओपन के बाद हाई बनाया बाजार ने, डाउन साइड आया, देखिए कंसोलिडेशन नीचे, और कंसोलिडेशन के बाद जरा इन चीजों को बहुत अच्छे से देखिएगा। अभी मैंने क्या कहा कि कुछ इसी तरह का पैटर्न, जो पैटर्न यहां पे बना हुआ है ना, इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा। ये जो पैटर्न यहां पे बना हुआ है, प्राइस रुका, नीचे आया, दोबारा से ऊपर गया, यही तो आवरली में अभी हम लोग बैंक निफ्टी में पैटर्न देख रहे हैं। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, प्राइस को जरा अच्छे से देखिएगा। यहां पर मैंने क्या कहा, मैंने एक रिस्क लिया है इंट्राडे में। आज जो 41,300 का पुट सेल करा है, क्या रिस्क लिया है? दीदी उस रूम में, उस रूम में होगा। एक मिनट उस रूम में है मामा, चले जाओ। चलिए ठीक है, मैंने एक रिस्क लिया है, 41,300 का पुट सेल किया है। किस वजह से? अभी बेसिकली इसका हाई यहाँ पर आपने देखा क्या, बहुत अच्छे से देखिएगा यहाँ पे प्राइस को, ये हाई ब्रेक नहीं हुए और प्राइस दोबारा से डाउन साइड आ गया था। इसीलिए मैंने कहा जब तक 41,500 ब्रेक नहीं करता है तब तक आप कंफर्मेशन नहीं मान सकते ट्रेंड अपसाइड है। रिवर्सल हो सकता है लेकिन 41,500 ब्रेक करता, जैसे यहाँ पे ये हाई ब्रेक हो जाता तो सेम पैटर्न है जो बैंक निफ्टी में आप आवरली देख रहे हैं चार्ट पे, यहाँ 5 मिनट के चार्ट पर बना हुआ है। अब डिफरेंस क्या है, ये ब्रेकआउट हुआ क्यों नहीं, इसको समझने की बात है। जरा अच्छे से देखिएगा यहाँ पे प्राइस को, ये हाई ब्रेक नहीं हुए तो प्राइस ने क्या किया, दोबारा से नीचे आया है। जब इस तरह से प्राइस चला है तो एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या है, जहां पे प्राइस रुका था और जहां से रिजेक्शन लिया, इसी रेजिस्टेंस को आगे बढ़ाइए जरा, चलते आइए चलते आइए चलते आइए, देख रहे हैं। अब जरा आगे चलते हैं। नेक्स्ट डे क्या हुआ, ये फर्स्ट कैंडल है अगले दिन का। मैंने क्या कहा, किसी भी इंट्राडे ट्रेडर के लिए अगर कोई चीज़ ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, तो पिछले 3 दिन का भाव,
पिछले 3 दिन का भाव। तो एक दिन का भाव तो यहाँ खत्म हो रहा है इस जोन में, यहाँ पर ये खत्म हो रहा है। नेक्स्ट डे ये ओपन प्राइस है, फर्स्ट कैंडल में ही आपको इस जोन का ब्रेकआउट शो किया गया जो हम लोगों ने उस दिन ट्रेड भी किया होगा और आगे एसएल भी दिया। ये हाई ब्रेक नहीं हुआ और दोबारा से सेलिंग आ गई। अब समझिएगा बेसिक रेजिस्टेंस, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा था? यही प्राइस था। कैसे समझ रहा कह पा रहा हूं मैं इस बात को इतनी जिम्मेदारी से? देखिए प्राइस अपसाइड गया तो तुरंत लौट के आया इसी जोन के नीचे, और जब रिजेक्शन के लिए रिट्रेस्ट के लिए आया तो इसी जोन के पास दोबारा आया और बड़ी गिरावट यहीं से की गई। तो बेसिक जो सेलिंग एग्जीक्यूट की गई है वो इसी जोन से की गई है। अगर इस जोन पे रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, सेलिंग की जा रही है, तो प्राइस को यहां से ऊपर ले जाया ही क्यों गया था? तो ये प्राइस ऊपर गया ही क्यों था? अब इसको मैं कह सकता हूं ये ट्रैपिंग जोन था। जैसे आज आपने बड़े टाइम फ्रेम पर देखा ना, ये वाला इस तरह का जो पैटर्न बना हुआ है, अभी लो बना है, इसी तरह का ये बायर्स के लिए ट्रैप था। हम लोग ट्रैप किए गए थे। कैसे किए गए थे? अप साइड दिखाया तो था लेकिन ब्रेकआउट नहीं किया, ब्रेकआउट फेल कर गया। तो ये हम लोगों का ट्रैपिंग जोन है। और एक कॉन्सेप्ट है, मेरा ही है पर्सनल, ट्रिपल टी कॉन्सेप्ट, जिसको कहते हैं ट्रेड द ट्रैप कॉन्सेप्ट। ट्रेड द ट्रैप कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यहाँ पे बेसिकली किसको ट्रैप किया गया? बायर्स को। बाई 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 बार बार दिखाया गया। प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था, हालांकि कभी कभी इस तरह के ब्रेकआउट होते हैं, तो मैंने उसी ब्रेकआउट को कैच करने की कोशिश की थी। तो ट्रेड द ट्रैप, ट्रिपल टी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक बार जिनको ट्रैप किया गया, किसको ट्रैप किया गया? बेसिकली बायर को। एक बार जिनको ट्रैप कर लिया गया है, अगर बाजार दोबारा से इनको निकलने का मौका देता ही नहीं है, क्योंकि जिनको ट्रैप किया गया बायर्स को, पैसा तो उन्हीं को गंवाना है, तो उनको निकलने का मौका क्यों देगा? तो प्राइस ने क्या किया? डाउन आया, रिटेस्ट किया और गिर गया। इनको निकलने का मौका दिया क्या? नहीं, प्राइस वहां तक गया ही नहीं, दोबारा इस जोन में ही नहीं गया। तो ये जो जोन है ये ट्रैपिंग का जोन है। इनको निकलने का मौका नहीं देगा बाजार। अगर उसको अब नीचे गिरावट करनी है तो ये हाई ब्रेक नहीं करेगा। तो आज के भाव में भी आपने ये चीज़ रिपीट होते हुए देखी। प्राइस ओपन हुआ, देखिए फर्स्ट जहां से रिजेक्शन आया प्राइस में वो यही जोन है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये अब बड़ा कर लेते हैं, यही जोन है। नीचे आया, फिर वहीं गया तो दोबारा वहीं से सेलिंग की गई। अब इसके प्राइस को मैं थोड़ा, इसके बाद का जो प्राइस है इसको बाद में समझाता हूँ, पहले ट्रिपल टी को समझ लीजिए। कई लोगों का मुझे लगता है क्लास मिस हुआ होगा आज का। कोई बात नहीं, कुछ लोग इस वजह से ज्वाइन करके चले गए होंगे कि कुछ चीज़ें कैच नहीं कर पा रहे होंगे। समझ पा रहा हूँ मैं इस चीज़ को। अब ट्रिपल टी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जिनको एक बार ट्रैप किया गया, बाजार उनको निकलने का मौका नहीं देगा। अगर निकलने का मौका नहीं देगा तो क्या करेगा बाजार? बताइए, सेलिंग में जाएगा। और अगर बाजार सेलिंग में जाता है तो डाउन साइड जाना चाहिए। डाउन साइड जाना चाहिए तो लौट के बाजार अगर इनको निकलने का मौका दे तो समझ लीजिए निकलने का मौका नहीं, पैसा देने आया है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दोबारा से भाव कहीं से भी लौट के दोबारा से इसी जोन में आता है और यहीं कहीं रुक जाता है तो समझ लीजिए अब मौका नहीं, बाजार निकलने का मौका देता ही नहीं है जिनको ट्रैप किया गया। अगर निकलने का मौका देने आया तो पैसा देने आया है। इसी को कहते हैं ट्रिपल टी कॉन्सेप्ट। अब अगर दोबारा से भाव 41,350 या इस जोन के ऊपर आता है तो समझ लीजिएगा बाजार लॉन्ग होने की, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये बात हो गई। तो मेरे लिए बेसिकली इंट्राडे ब्रेकआउट क्या हुआ? 41,520 नहीं रहा मेरे लिए इंट्राडे ब्रेकआउट। मेरे लिए रियल सेलर जिस प्राइस पर बैठा है 41,350 के आसपास, ये जो प्राइस है ये मेरे लिए ब्रेकआउट प्राइस है। अब इसके आगे की कंडीशन को समझिए। फिर मैंने आपसे कहा कि आज का पोजीशन तो मैंने आपको 41,300 पहले ही सेल करा दिया, प्राइस ने तो 41,350 को ब्रेक ही नहीं किया। तो मैंने कहा ट्रेड बिफोर द ब्रेकआउट। ये कब किया जाता है? मैंने कहा इनसाइट ऑफ प्राइस को देखकर मैं वहीं पहुंच गया हूं जहां से चला था, कि 1 घंटे के भाव को आप तोड़ कर देख रहे हैं। मैंने ये बेसिकली प्राइस को तोड़ कर देखा है। अभी तक प्राइस दोबारा से राउंड करके वहीं आके रुक गया है। आवरली में हम लोग ये चीज़ तो देख ही चुके हैं कि सेलर्स को नीचे से ट्रैप किया गया। बायर्स की ट्रैपिंग छोटी है और सेलर्स की ट्रैपिंग अब कितनी बड़ी दिख रही है? देखिए
इस जोन के नीचे बेसिकली ट्रैपिंग ही रही होगी। आज का लो बना है, इसको भी मान लें तो भी ये ट्रैपिंग रही है। ये ट्रैपिंग बड़ी है या ये ट्रैपिंग, तो जिनको ज़्यादा ट्रैप किया गया उनके गलत सही होने की संभावना ज़्यादा है। अब वहाँ उस तरफ प्राइस आने की संभावना नहीं बनती। तो सेलर्स की बड़ी ट्रैपिंग दिखती है, बायर्स की छोटी ट्रैपिंग दिखती है, तो बायर्स की तरफ प्राइस आने की संभावना ज़्यादा लगती है। एक मिनट मुझे और दीजिए, मैं थोड़ा इसको चार्जिंग पे ले आता हूँ। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब प्राइस के इनसाइट को देखने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या है। इसको मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ। देखिएगा अब जो असल चीज़ प्राइस में शुरुआत होती है आज के भाव से, जिस वजह से मैंने आपको 41,300 का ट्रेड दिया। देखिए, ट्रेड को एनालाइज करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसका सही या गलत होना वो बाद में समझ आएगा जब ट्रेड पूरा होगा। हालांकि गलत भी हो सकता है। जब हम लोग इतना सब सोच कर, जितना मैं अभी आपको डिलीवर करूंगा कि मैंने क्या क्या सोचा होगा माइंड में, क्या माइंड सेट रहा होगा किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले, फिर आप समझेंगे फिर भी गलत होने की संभावना होती है। फिर भी मैंने एक 490 का उस प्रीमियम का स्टॉप लॉस रखा हुआ है। क्यों? गलती कभी भी हो सकती है। प्राइस आपको कभी भी, बाजार आपको कभी भी गलत साबित कर सकता है। उस गलती से बचने के लिए आप बहुत ज़्यादा ट्रेड को सिंपल तरीके से एनालाइज करते हैं। मैंने कहा बहुत ज़्यादा, ये आप सोचते तो काफ़ी कुछ है, लेकिन कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, सिंपल रखते हैं चीज़ों को। भाव को जितनी आसानी से देखा जा सकता है उतनी आसानी से देखते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से देखते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, देखना देर तक है, आसानी से देखना है, चीज़ों को बनने देना है, मतलब प्राइस का फॉर्मेशन होने देना है, जल्दबाजी नहीं करनी, और थोड़ा समय लेके आसानी से ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। देखिए, फिर से वही फॉर्मेशंस आएंगे जो हम लोगों ने पढ़े हैं, और ये बार बार आप बनते हुए, जैसे आपने प्रीवियस सेशन में जो एक फॉर्मेशन देखा, अभी मैं दोबारा शो करूँगा। बेसिकली हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस देखा, ये रहा। ठीक है, प्राइस ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से रिजेक्शन लिया, डाउन आया, बायर दोबारा से प्राइस को ले गया। अब बायर और सेलर की चाल को कंपेयर कीजिएगा, चीज़ें साफ होती जाएंगी। थोड़ा और बड़ा कर लूँ प्राइस को मैं यहाँ पर। मैंने सबसे तेज, आपने एक चीज़ को अंदाज़ा किया है क्या, एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपके लिए प्रीवियस 3 डेज, पिछले 3 दिन का भाव महत्वपूर्ण है। तो अगर आप कल ट्रेड करने बाजार में बैठेंगे तो आपके लिए आज का भाव, फ्राइडे और थर्सडे ट्रेडिंग सेशंस जो रहे पिछले 3 दिन, वो भाव महत्वपूर्ण है। आपने एक चीज़ नोटिस की, अब आज के भाव पे जब मैं पहुंचा हूं तो मैं थोड़ा समय लूंगा। जब मैंने थर्सडे मतलब लास्ट के तीसरे दिन का प्राइस देखा था, आखिरी तीसरे दिन का, वहां पे मैंने सबसे जल्दी प्राइस को एनालाइज कर लिया। और जो मैंने कल का प्राइस देखा मतलब फ्राइडे के सेशन का, वहां पे भी मैंने थोड़ा समय लिया। लेकिन आज के भाव को देखने में मैं और ज़्यादा समय लूंगा। ये क्या है, वेटेज ऑफ प्राइस कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 3 दिन का प्राइस तो ज़रूरी है, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा प्राइस है, जो अभी अभी क्रिएट किया गया है, आज के दिन प्लॉट किया गया है चार्ट पर। थोड़ा आसानी से कहूं तो आपके लिए एज अ इंट्राडे ट्रेडर सबसे महत्वपूर्ण है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन, पिछले दिन का भाव क्या कर गया है, खरीदारी बिकवाली जिस तरह से हुई है उसको समझना, उसकी समझ। उसके पिछले दिन का भाव महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना वेटेज नहीं रखता है जितना कल का रखता है। और उसके पिछले दिन का भी भाव महत्वपूर्ण है, लेकिन वो भी उतना वेटेज नहीं रखता है जितना उसके पहले के दिन का रखता है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज कौन रखता है, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन, और उसके पहले का उससे कम, उसके पहले का उससे कम। अब हम लोग पहुंचे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन पे, जो कल के लिए हम लोगों के लिए प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन होगा। तो आज के भाव पे हम लोग थोड़ा ज़्यादा समय देंगे, और आज के भाव को समझने में एक एक कैंडल को अच्छे से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए,
एक चीज़ तो देख ली कि पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस में जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है, असल प्रतिरोध है, जहां पे सेलर बैठा हुआ दिखता है, प्राइस ने सबसे पहले वहीं गया और वहीं से रिजेक्शन लिया। अब बताइए, एक थ्योरी, कौन सी, रीटेस्ट थ्योरी क्या कहती है कि अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होगा बेसिकली, पहले प्राइस वहाँ जा रहा होगा, अचानक से गिर गया होगा, तो मान लेंगे कि किसी सेलर ने सेल किया है, रेजिस्टेंस बन गया है। अब सेलर ने सेल किया है तो कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए, उसके रह गए ना इस जोन में पेंडिंग ऑर्डर्स, तभी तो प्राइस नीचे आया। प्राइस नीचे किस कंडीशन में आता है, जब सेलिंग के ऑर्डर पेंडिंग रह जाएं, तो प्राइस सेलिंग बाइंग ढूंढने के लिए नीचे की तरफ बढ़ता है। जैसे अगर 100 रुपए के भाव पर बहुत बिकवाली हो गई है, बहुत बिकवाली हो गई, कब हो रही होगी, जब 100 रुपए के भाव पे खरीदारी भी चल रही हो। अब 100 रुपए के भाव पे बिकवाली भी चल रही है, खरीदारी भी चल रही, तो प्राइस तो वहीं रुका रहेगा। एक समय ऐसा आ जाए कि 100 रुपए के भाव पर बिकवाल तो खड़े रह जाएं, सेलर्स तो खड़े रह जाएं, कोई खरीदने को तैयार ना हो, तो कोई सेलर उसी में से बोलेगा भाई 100 पे नहीं आप खरीदने को तैयार हैं, तो क्या 99 पे तैयार है, क्योंकि जब 100 पे कोई खरीदार तैयार नहीं है तो क्या 101 पर हो सकता है, नहीं। तो बेसिक सेलिंग आने का सिर्फ एकमात्र कारण है प्राइस में सेलिंग के ऑर्डर पेंडिंग रह जाना। जैसे एक ने कहा उठकर कि 99 पे का कोई खरीदने को तैयार है, तो 100 का भाव 99 आ चुका है, क्यों, क्योंकि और सेलर्स और बैठे हैं जो 100 पे बेचने को तैयार है, लेकिन खरीदने को कोई तैयार नहीं। तो भाव क्यों नीचे आया, सेलिंग के ऑर्डर्स पेंडिंग रह गए, बिकवाल जो है खड़े रह गए वहां पर। अब दोबारा से 99 पे कोई खरीद ले और दोबारा से कोई 100 पे खरीदने को तैयार हो जाए, तो 100 पे कितने बिकवाल बैठे हैं, तो फिर 99 पे भाव आने की संभावना रहेगी। यही रेजिस्टेंस है। तो जो सेलिंग ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं वो कब पूरे होंगे, कि 100 पे किसी ने भाव को गिराया, 80 तक आया या मान लेते हैं 90 तक आया, दोबारा से लौट के गया, अब क्या होगा, जो बिकवाल 100 पर बैठे थे वो दोबारा बेचने की कोशिश करेंगे, सिंपल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं दोबारा भाव गया, दोबारा से बिकवाली आई, थोड़ा सा भाव गिरा, दोबारा एक बार फिर से वही पहुंचा। अब बताइए, एक बार रिटेस्ट का मतलब क्या हुआ, जो 100 पे बिकवाल खड़े थे, जो सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग रह गए थे, कुछ एग्जीक्यूट कर दिए गए होंगे, दोबारा से लौट के भाव जा रहा है 100, इसका मतलब क्या है, कुछ थोड़े बहुत और रह गए होंगे तो वो भी एग्जीक्यूट कर दिए जाएंगे। तो धीरे धीरे जितनी बार रिटेस्ट होता जाता है प्राइस में, उतने सेलिंग ऑर्डर्स पेंडिंग जो पड़े होते हैं वो एग्जीक्यूट होते जाते हैं। तो इसका दूसरा मतलब क्या निकाल सकते हैं, सेलर धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है, क्योंकि जितनी बिकवाली आप करना चाहते हैं, जितनी क्वांटिटी होगी उतना ही बेचेंगे, और बार बार बिकवाली करा रहा है बायर आपसे, क्योंकि दोबारा से भाव को लाके वहीं खड़ा कर देता है। तो रेजिस्टेंस वीक होता जाता है जितनी बार रिटेस्ट होता है। तो इस थ्योरी को किस तरह समझते हैं कि 3 बार अगर रिटेस्ट हो चुका है, तीसरी बार होने जा रहा है तो ब्रेकआउट होने की संभावना, अगर चौथी बार होता है तो लगभग तय होता है कि ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि कितने ही ऑर्डर पेंडिंग होंगे, एक बार बिकवाली कर ली, 2 बार कर ली, तीसरी बार में आपकी बिकवाली खत्म हो जानी है, और तीसरी बार में भी नहीं हुई तो चौथी बार में खत्म हो जाएगी। इसलिए आप लोग पढ़ते हैं ट्रिपल टॉप, 4 टाइम टॉप पढ़ते हैं क्या, ट्रिपल टॉप क्या है, ट्रिपल बॉटम क्या है, कि 3 बार तो प्राइस रिटेस्ट करता है, चौथी बार नहीं करेगा, चौथी बार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने की प्रबल संभावना, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाएगा। वही कंडीशन यहां पर देखिए, सबसे पहले प्राइस गया, सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, बहुत तेजी से नीचे आया, बायर्स दोबारा ले जा रहे हैं, अगर सेलिंग आनी ही थी तो आती रहती, बायर्स ने पहला पावर लगाया और दोबारा से रिटेस्ट कराया, तो फिर प्राइस में सेलिंग आई, एक बार हो गया, फिर से प्राइस पहुंचा, पहले पूरी रेजिस्टेंस की थ्योरी को देख लेते हैं, फिर से प्राइस पहुंचा, दोबारा से सेलर्स ने सेल किया, अब बायर्स ने फिर यहाँ पे देखिए रुक के खरीदारी की है और दोबारा से ले गए, अब ब्रेकआउट होने की संभावना लगती है या नहीं लगती है। 3 बार इंट्राडे में बायर्स ने रेजिस्टेंस को रिटेस्ट कराया है, तो जितने सेलिंग ऑर्डर्स होंगे उनको एग्जीक्यूट किया गया होगा, सिंपल थ्योरी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा प्राइस में और इनसाइट देखते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, पहली सेलिंग के बाद, पहले तो सबसे पहली बाइंग देखिए, ये फर्स्ट सेलिंग थी और 2 बड़ी कैंडल्स में बाइंग आई है, ठीक है।
फिर ये दूसरी सेलिंग है आई है, और यहाँ पे देखिए एक बायर का रिजेक्शन, सेलर को पूरी तरह इंगल्फ ढक लिया गया प्रीवियस सेलर को। प्राइस को क्लीन करते चलता हूँ, थोड़ा और चार्ट को बड़ा करूँ तो और आसानी से देखिएगा आप इस चीज़ को। ठीक है, इस कैंडल्स को देखिए, इन दो कैंडल्स को देख लीजिए। बेसिकली सेलर सेल कर रहा था, अचानक से बायर ने फिर से पावर लगाया और दोबारा से। आप एक चीज़ को नोटिस कीजिए, सेलिंग बखूबी तेज आ रही है, वो आनी भी चाहिए, क्यों? वो रेजिस्टेंस जोन से आ रही है, जहाँ पे सेलर्स बैठे हैं उस जोन से आ रही है। लेकिन उस सेलर को कोई बायर नीचे के भाव पे खरीद के रिजेक्ट कर रहा है, आती हुई सेलिंग को कोई काटने की कोशिश कर रहा है, तो ही एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ होगा। चलिए मान लेते हैं, अभी भी बिल्कुल क्लियर नहीं है कोई चीज़, आगे और प्राइस को देखना होगा। इसीलिए कहता हूँ प्राइस को प्लॉट होने दीजिए, फॉर्मेशन बनने दीजिए, फिर देखेंगे क्या होगा। दूसरी कैंडल में फिर बायर बाई करते हुए आगे बढ़ रहा था, ऊपर से सेल करके नीचे लाया, लेकिन बायर ने लो ब्रेक होने से पहले, लो ब्रेक होने का मतलब क्या है? जिस तरह का सेलिंग का कॉन्सेप्ट है उसका अपोजिट कर दीजिए बाइंग का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई 100 पे खरीदारी करता रहा है तो भाव ऊपर कब जाएगा? जब 100 पे कोई बिकवाल ना रह जाए। तो ये बाइंग, जब ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कब हुआ होगा? जब 41,100 पे कोई सेलर नहीं रह गया होगा, तभी तो प्राइस ऊपर गया है। यहाँ पे दोबारा से सेलर मिले होंगे, फिर प्राइस नीचे आया है, वो बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग होती है। जो लोग फंस गए हैं, इन्होंने यहाँ कहीं बाई कर लिया है, वो सब कॉस्ट पे काट कर निकले होंगे, तो ये प्रॉफिट बुकिंग का समय। दोबारा से प्राइस ने क्या किया यहाँ पे? इन दो कैंडल्स को और अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से मैं प्राइस को समझाना चाहता हूँ आपको, इसी वजह से थोड़ा समय लेना चाहता हूँ। प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, मतलब बायर ने पिछली बार जिस भाव पे खरीदारी की, दूसरी बार उस भाव से पहले ही प्राइस में खरीदारी की। और एक सबसे बड़ा डिफरेंस बताऊं इन दो कैंडल्स का, ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है प्राइस इस तरह से ऊपर जा रहा था, मान लेते हैं 100 से चला है, भाव को ज़रूर याद रखिएगा, मान लेते हैं 100 से चला है, 110 तक गया है, लेकिन वहीं किसी ने सेल करके दोबारा से 100 के आसपास ही क्लोज करा दिया, तो सेलर ने सेल किया होगा, तो ये रिजेक्शन किया गया। बायर बाई करना चाह रहा था, रिजेक्शन कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, तो क्लोज यहीं करा दिया गया 100 के आसपास। तो इससे क्या समझ आता है, रिजल्ट क्या मिलता है? सेलर ने बाद में एंटर किया, रिजेक्ट किसको किया? बायर को, तो प्राइस के नीचे आने की संभावना होती है। वहीं इसी कंडीशन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं दूसरी कंडीशन में, जो ये कैंडल कर रही है। तो ये तो रिजेक्शन की कैंडल है, क्यों? सेलर ने बाद में एंटर किया। जो प्राइस में बाद में एंटर करता है उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। जैसे यहाँ पे सेलिंग तो थी, लेकिन बायर क्यों बाई कर रहा है? सेलिंग आनी चाहिए, ये संदेह की स्थिति है, इसीलिए हम लोग बाइंग ढूंढ रहे थे। दोबारा देखते हैं, 100 से भाव ऊपर गया, सेलर ने सेल किया और वो 90 तक ले आया, लेकिन बायर रुका नहीं, वो दोबारा से लेकर गया और 100 के आसपास ही क्लोजिंग करा दिया। ये बायर और सेलर के बीच फाइट का कैंडल है। ये सेलर के पक्ष में आया है प्राइस, और यहाँ सेलर के अपोजिट गया है प्राइस, पक्ष में नहीं रहा, सेलर की साइड में नहीं है प्राइस, लेकिन दोनों लगभग इक्वल हैं। कैसे? पहले बायर ने देखिए 100 से 90 ले 110 ले गया, तो 10 रुपए की खरीदारी, सेलर ने 10 रुपए की सेलिंग की, इक्वल हो गया। सेलर ने और 10 रुपए की सेलिंग की, अब भी सेलर अब जीत में है, 10 रुपया ज़्यादा सेल कर चुका है, लेकिन बायर रुका नहीं, उसने इस सेलिंग को ब्रेक किया और ऊपर ले जाके 100 के आसपास, तो उससे बायर ने फिर 10 रुपये का बाइंग किया, और लास्ट में किसने पार्टिसिपेट किया? बायर ने। यही कारण है इस कैंडल को हम लोग इक्वल कह रहे हैं। डोजी कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है? डोजी कैंडल का फॉर्मेशन ये रहा, इस तरह का। बॉडी साइज छोटा दिखेगा, अप एंड डाउन दोनों साइड आपको विक शो करेगा। डोजी कैंडल का फॉर्मेशन बतलाता है कि बायर और सेलर में फाइट की शुरुआत है, फाइट चल रही है, दोनों इक्वल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितना खरीदार खरीद रहा है उतना ही बिकवाल बेच रहा है। ये डोजी कैंडल का सीधा सा मतलब है, अगर आप डेफिनेशन देना चाहें तो। डोजी कैंडल में कोई आपको बाइंग या सेलिंग नहीं बनती है, लेकिन बाइंग या सेलिंग आने का एक प्राइस मिल जाता है। क्या? सेलिंग कहाँ से आई थी? अप से। बाइंग कहाँ से उठी है? डाउन से। फाइट कहाँ चल रही है? इसी प्राइस के बीच में। तो जब तक प्राइस इस जोन में है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? सेलिंग बाइंग चलती रहेगी, फाइट चलती रहेगी। लेकिन अगर अप साइड ब्रेक किया तो समझ लेंगे बायर विन है, अगर डाउन साइड ब्रेक किया तो समझ लेंगे सेलर विन है। सिंपल है।
इसी वजह से ये कैंडल आपको सेलर के पक्ष में दिखता है, लेकिन ये कैंडल सेलर के पक्ष में नहीं दिखता है क्योंकि डोजी कैंडल है। तो बायर देखिए किस तरफ बढ़ रहा है। प्रीवियस भी सेलिंग थी, पिछला प्राइस बहुत तेजी से सेलिंग थी, ठीक है। दोबारा से कल की सेलिंग से कम सेलिंग सुबह आई, फिर प्राइस में थोड़ा सा और बायर की तरफ घुमाव दिखता है। कैसे? बहुत इनसाइड प्राइस में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। ये प्राइस का एक एडवांस लेवल है, इससे आगे भी जाया जा सकता है, लेकिन क्या आप वहाँ तक कैच करेंगे वो समझने की बात है। और मैं बहुत आसानी से बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जितना आसान हो सकता है। खरीदारी बिकवाली को जितनी आसानी से समझ सकते हैं। ट्रेडिंग बेसिकली है क्या? ट्रेडिंग तो एक मंडी में बैठा जो किसान का आलू की खरीद फरोख्त कर रहा है वो भी ट्रेडिंग ही कर रहा है। तो भाव की समझ तो कहीं से भी आ सकती है। उस भाव को आपको टेक्निकल वे में प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना होता है, बस वही समझ है। अब समझिए, जैसे ये समय मैं आपको बताऊं, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, आप लोगों में से कई लोग करते होंगे। ये समय जो है आलू की खरीद का महंगे होने का है, कि आलू का भाव हमेशा ये जो समय है, क्योंकि अभी बीज रखा गया होगा, बारिश खत्म हुई है तो बीज इसी समय रखा जाएगा। तो जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, इससे पहले के समय में बुआई कर देते हैं, तो उनका आलू तैयार होने को है। तो ये जो समय है सबसे ज़्यादा आलू के महंगे होने का है। कुछ लोग स्टोरेज करते हैं कि स्टोर पड़ा हुआ है, आलू स्टोरेज किया हुआ है पहले से, तो इस समय निकाल के बेचेंगे। क्यों? उनको इस सीज़न का पता है कि उन्होंने जनवरी फरवरी के समय उसको पहले से स्टोर करके रखा है, अब निकालेंगे। ये बेसिकली ट्रेडिंग ही तो है, कि कम कीमत पे खरीद के स्टोर किया हुआ है, उनको पता है कि किस समय भाव महंगा होगा, भाव ऊपर होगा आलू का, तो अब निकाल के बेचेंगे। ये क्या है? ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रेडिंग है। आप 7-8 महीने के लिए कोई स्विंग स्टॉक बाई करते हैं, कि हीरो मोटो या फिर कोई भी ऐसा स्टॉक जो इस समय बाई करेंगे, और आपको पता हो जुलाई या अगस्त में उसका प्राइस ऊपर होगा। तो किसान को तो पता है कि आलू का भाव इस समय महंगा होगा, इस सीज़न में आके। क्या आपको पता है? क्यों? आप कभी खेती से जुड़े नहीं रहे। इसी तरह बाजार में अगर आपको हीरो मोटो का भाव पता करना है कि आने वाले 6 महीने बाद क्या होगा, तो आपको बाजार से जुड़े रहना होगा, प्राइस को एनालाइज करना होगा, इसी तरह से देखना होगा। यही माध्यम है, चार्ट है आपके पास एकमात्र। और सबसे कठिन परिस्थिति 6 महीने बाद के भाव को एनालाइज नहीं करना है, कल क्या होने वाला है उसको एनालाइज करना। ये किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, ना तो एक किसान के लिए कि वो ये बता पाए कि आज आलू का कीमत ये है, कल क्या होगा। फिर उसको भी बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का। वही आपके लिए है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर इतना ही मालूम करना, ये तो बता सकते हैं। मैं आपको कितने ही स्टॉक बताऊंगा, कितने मैंने आपको बता रखे, पीएनबी, आईडीएफसी फर्स्ट, क्या क्या हाई बने हुए हैं, और प्रीवियस सिर्फ 2 से 3 महीने में। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग उसका एक एडवांस लेवल है। तो प्राइस की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, और प्राइस में रुकना कैसे है वो समझना चाहिए। देखिए, आपने देखा प्रीवियस डे, पिछले दिन, इस दिन की बात, इस रेजिस्टेंस से कितनी बड़ी सेलिंग आई, प्राइस को छोटा हुआ करता हुआ देखते हैं, बहुत बड़ी। नेक्स्ट डे आज जब गैप अप हुआ, प्राइस ने रिटेस्ट किया, कितनी बड़ी सेलिंग आई, कल से कम। फिर रिटेस्ट किया तो एक सेलिंग आई, लेकिन कल से कम अभी भी थी। फिर दोबारा ऊपर गया है, सेलर ने इन्वर्टेड हैमर मतलब सेलिंग के लिए कॉन्सेप्ट बनाया, एक फॉर्मेशन किया, प्राइस नीचे आया लेकिन पहले से और कम। दोबारा से गया तो बायर और सेलर में फाइट स्टार्ट हो गई। यही बात है, क्या प्राइस मूवमेंट को बदलने की कोशिश कर रहा है। पहले बहुत वीक था, फिर थोड़ा वीक रह गया, फिर और कम वीक हुआ, अब तो उसने इस स्तर पे ला दिया है, वो सेलर से फाइट करने की शुरुआत कर चुका है बायर। तो प्राइस एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए दिख रहा है कि सेलर की तरफ से मुड़ाव आ रहा है बायर की तरफ। फाइट कब स्टार्ट होगी? जब बायर भी पार्टिसिपेट करने की शुरुआत कर दे, खरीदारी की शुरुआत कर दे। अगर नहीं करता तो प्राइस में सिंपल सेलिंग आ रही थी, गिरावट होती जाती। यहीं से सब चीज़ें बदलती हैं। फिर आप देखते हैं क्या, वही कॉन्सेप्ट, क्या डोजी कैंडल का हाई एंड लो को मार्क कीजिए। अब प्राइस को बहुत अच्छे से देखिए, चीज़ें बिल्कुल आसान हो गई। कंसोलिडेशन, ठीक है, हाई का ब्रेकआउट, प्राइस किसके फेवर में जाएगा? इस फाइट का नतीजा क्या निकला? बायर विन सिचुएशन में है। फिर से गया, फिर कंसोलिडेशन, 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 कंसोलिडेशन। देखिए वही जो फॉर्मेशन प्रीवियस बना हुआ था दोबारा से प्लॉट होता दिखता है। लो तक आया, फिर गया और ब्रेकआउट। अब ये ब्रेकआउट, ये
यही ब्रेकआउट हम लोग बेसिकली ट्रेड करने की कोशिश करेंगे अगर 41,500 के ऊपर जाएगा। इसके बाद हुआ क्या, इस ब्रेकआउट के बाद एसएल कहाँ रहते हैं, इस जोन, इस लो के नीचे जो भी लो रहता है। तो क्या अभी तक एक भी कैंडल इस लो के नीचे क्लोज किया है? नहीं, सिर्फ टच करने आया है। वही आप लोगों को फियर जो पैदा करता है वो प्राइस, डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन, फिर यहीं पे कंसोलिडेशन, अब ये ब्रेकआउट होने की संभावना रखता है। हो सकता है कल के दिन ब्रेकडाउन करे, कुछ भी करे, संभावना रखता है कि प्राइस अब अपसाइड ट्रेड करेगा। बेसिकली इतने बड़े रेजिस्टेंस को जहां से सेलिंग आ रही है, बार बार प्राइस उसके नीचे इतना बड़ा कंसोलिडेशन करके आज पूरे दिन कंसोलिडेशन में ही चला गया। जो सुबह हाई लगा वो तो ब्रेक हुआ नहीं, बस उस हाई को ब्रेक करने की पावर पूरे दिन जनरेट की गई। अब एक संभावना बनती है कि ये हाई ब्रेक कर दिया जाए, कितना होगा देखा जाएगा, लेकिन एक क्लियर ब्रेकआउट जो पोजिशनल चाहिए, तो इंट्राडे के लिए है कि कल ब्रेकआउट हो, आप स्विंग के नीचे ऐसा रख के इसको ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेकिन पोजिशनल लॉन्ग करने के लिए आपको वेट करना होगा किस बात का, 41,520 के प्राइस का। अब वहीं मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कब ये ट्रेड एग्जीक्यूट कराया, जब मैंने इस प्राइस को देख लिया। कौन सा, ये प्राइस, ये यहाँ तक प्राइस को देखा, ये कंसोलिडेशन, ये सेलिंग, फिर ये फाइट, फिर कंसोलिडेशन, फिर ये ब्रेकआउट, अब ये कंसोलिडेशन। लगभग तय लग रहा था कि प्राइस ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा, और इंट्राडे टारगेट्स तो यही रहे हैं। अब इसके बाद के जो टारगेट होंगे, जो 41,300 का पुट सेल किया गया, उसका तो एसएल ही जब इतना बड़ा है 490 के आसपास, तो क्या कम पैसा लेके निकलेंगे? क्या नहीं, थोड़ा बड़ा पैसा लेके निकलेंगे, नहीं तो एसएल देने में मुझे तो सबूरी है। इसी वजह से मैंने आप लोगों को ट्रेड एग्जिट करने के लिए कह दिया, आप लोगों का लॉस जाएगा, प्रॉब्लम है। हालांकि 41,600 का सी बाई पुट बाई है, उसका प्रीमियम भी 106 के आसपास बाई किया गया होगा। तो अगर ये एसएल जाता है 100 पॉइंट के आसपास, 120-30 पॉइंट के आसपास, उसका प्रीमियम भी 150 के प्लस होगा 40,600 का। तो 120 पॉइंट का एसएल नहीं, 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा लगभग, वो लॉस वो कवर करके देगा। अगर 120-30 पॉइंट का लॉस जाएगा तो 50-40-50 पॉइंट वो कवर करके देगा, तो थोड़ा लॉस वहाँ से बच जाएगा अगर एसएल जाता भी है तो। रिस्क तो अभी भी है, जब तक 41,520 के ऊपर प्राइस नहीं जाता है तब तक रिस्क बना हुआ है। 41,500 के 20 के ऊपर जाएगा, फिर आप प्रीवियस स्विंग लो के एसएल के साथ बड़ी पोजिशनल ट्रेड में जा सकते हैं। जितना भी मैंने आपको प्राइस को बताया अभी तक, अगर यहाँ पे आपको कोई भी तकलीफ आई हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं ऑन करके मत पूछिएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं सुन नहीं पाऊँगा।